बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को इस STM32 माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग के कोर्स में खुश आमदीद। इससे पहले हम एक जनरल टॉक कर चुके हुए हैं कि STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स क्या हैं और इनको हम आर्डुइनो की निस्बत यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और इनकी अफादियत क्या है। तो आज हम इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम मेरा ख़्याल ये है कि इससे पहले कि हम डीप डाउन डाइव करें और एक्चुअल प्रोग्रामिंग और एक्चुअल टूल्स जो हैं उसको यूज़ करना शुरू करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है आर माइक्रो कंट्रोलर्स का, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए उस हार्डवेयर एनवायरनमेंट की जिस एनवायरनमेंट पे हमने काम करना है, ताकि हम सब लोग एक पेज पे हों और बाद में किसी चीज़ में कोई इबहम ना रहे, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे यूज़ करनी है। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉक बेसिकली ये ब्लू पिल बोर्ड के मुतलिक होगी, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम आर्म माइक्रो कंट्रोलर्स और उनके आर्किटेक्चर के मुतलिक बात करेंगे। मेरे साथ तो शायद आप लोगों का तारुफ होगा ही, कुछ लोग तो जानते हैं मुझे, बाकी जो नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और मैं पेशे के एतबार से हार्ट सर्जन हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर्स ये मेरी हॉबी हैं, और मैं ना सिर्फ इनके साथ खेलना पसंद करता हूँ और एंजॉय करता हूँ, बल्कि मुझे उतना ही शौक और पैशन मेरा टीचिंग है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन चीज़ों की जहाँ तक हो सके मैं बाकी लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स पसंद आएगी, और क्योंकि मैं खुद इस मामले में प्रोफेशनल नहीं हूँ, और लिहाजा मेरी जो इल्म है वो बहुत महदूद होगा, और लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी कि मुझे पास इल्म होगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कन्वे कर सकूँ। तो चलते हैं जी। अ, ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है, फ्रांस में ये लोकेटेड है। ये कंपनी फ्रांस और इटली के जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे दोनों जगहों से मिलके ये बनी है। और यहाँ पर उनके मेनली माइक्रो प्रोसेसर्स और दूसरी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये बनाते हैं। सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर्स ही नहीं बनाते, और भी बहुत सारे जो एनालॉग डिवाइसेस भी हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये आर्म होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर है, कैम्ब्रिज यूके में वाक़ है। आर्म होल्डिंग्स एक ऐसी कंपनी है जो कि खुद माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं बनाती, लेकिन ये आर्म माइक्रो प्रोसेसर्स या आर्म सीपीयू का जो कोर है उसके नक्शा बनाते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसको डिज़ाइन करते हैं। सो उसका नक्शा या उसकी डिज़ाइनिंग का जो सारे राइट्स हैं वो इनके पास है, आर्म के। और आर्म प्रोसेसर्स को जो भी कंपनी बनाना चाहती है, लाइक सैमसंग है, फिलिप्स है, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आर्म के माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं, वो इनसे लाइसेंस लेते हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं कि क्या हम आपके फलां टाइप के जो आईसीज हैं, जो डिज़ाइन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और हम इस तरह के कोई 1000 या 1 लाख हम आईसीज बनाना चाहते हैं अपने किसी डिवाइस में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये उसका बेसिकली सारा डिज़ाइन प्लान करते हैं, और ये ही उसकी सारी सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद उसके आईसीज को फिजिकली मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज डिफरेंट है। तो एडवांटेज इसका ये है कि एक तो ये क्योंकि डिज़ाइन इनका होता है, तो आईसी चाहे आर्म प्रोसेसर का जो आईसी होगा, वो चाहे कंपनी ए बनाए या कंपनी बी बनाए या सी बनाए, उसकी फिजिकल जो पिन्स और सब चीज़ों की लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उसमें कोर है
जो सीपीयू है उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो है वो सब दोनों का एक जैसा होगा। इवन जो उनके कंपाइलर्स हैं वो भी आपस में क्रॉस कंपाइल कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्म आर्किटेक्चर है क्या, क्योंकि हमने जो STM32 के जो माइक्रो कंट्रोलर्स जिनको हमने एक्सप्लोर करना है वो बेसिकली आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आर्म स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिस्क मशीन, एडवांस्ड रिस्क मशीन। और रिस्क जो है ये भी एक एब्रीविएशन है जो है स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। यानी ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं कि जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है ताकि सर्किटरी की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाए। तो आर्म का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम एक ऐसे सीपीयूज बनाएं जिनकी कॉस्ट भी लो हो, जो एनर्जी एफिशिएंट हो, उनमें हीट की प्रोडक्शन भी कम हो और परफॉर्मेंस भी जो है वो वो अच्छी हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके एडवांटेजेस हैं। सो लिहाजा ये जो सारे प्रोसेसर्स बनाए गए आर्म के, ये एक आर्किटेक्चर का नाम है और इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड जो प्रोसेसर्स हैं वो स्मार्टफोन्स में यूज़ होते हैं, टैबलेट्स में यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी अब आने लग गए हैं, सर्वर्स में भी आने लग गए हैं, और इवन एक जो सुपर कंप्यूटर है जो उसमें भी जो कोर है वो आर्म के बेस्ड इस्तेमाल होते हैं। और आप जस्ट इमेजिन करें कि सिर्फ 2022 में जो आर्म चिप्स की सेल हुई है या जो प्रोडक्शन हुई है वो 232 बिलियन चिप्स बनाई गई हैं। यानी 232 अरब चिप्स जो है वो सिर्फ एक साल में बनाई गई हैं जो आर्म माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो जाहिर है इतनी चिप्स बनी है तो चिप्स सिर्फ मार्केट में तो नहीं पड़ी रही होंगी, वो इस्तेमाल भी हुई होंगी। तो ये एक जनरल आर्किटेक्चर है आर्म का, कि आर्म का एक सीपीयू होता है इसके अंदर जो कि 32 बिट्स का प्रोसेसर है, और इसको उन्होंने एक इंटरफेस दिया होता है जे टैग का या जिस प्रोग्रामिंग का जिसके ज़रिए प्रोग्रामिंग और डिबगिंग की जा सकती है। इस प्रोसेसर में से आपके पास एक हाई स्पीड बस निकलती है जो कि डाटा एंड एड्रेस बस होती है। ये हाई स्पीड बस जो है एडवांस्ड हाई स्पीड बस, इसमें दो तरह की बसेस होती हैं, एक हाई स्पीड बस होती है और एक ASB होती है, और एक एडवांस्ड पेरिफेरल बस होती है। इस एडवांस्ड पेरिफेरल बस के साथ आपके जो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो आईसी के अंदर ही बनी होती हैं, मसलन ईथरनेट कंट्रोलर है, सीरियल कम्युनिकेशन है, कैन कम्युनिकेशन है, यूएसबी डिवाइस है, टाइमर्स हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हैं, ये सब इसके साथ अटैच्ड होते हैं, और फिर उनकी आगे जो बाहर की जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स हैं उनके साथ कनेक्शंस होते हैं। इसी तरह से जो सीपीयू के पास इंटरनल चीज़ें होती हैं, पावर मैनेजमेंट है, ऑसिलेटर्स हैं, अपना मुख्तलिफ़ किस्म के मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, और इसके अलावा प्रोग्राम की मेमोरी है, रैम है, और इस तरह की ये बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है इसके साथ कंट्रोल होती हैं, और ये सब चीज़ें एक ही आईसी के अंदर बिल्ट इन होती हैं। खूबी इसमें ये है कि आम तौर पर देखें कि जो ट्रांजिस्टर है ना, जब वो अपनी स्विचिंग करता है, एक 0 से 1 होता है या 1 से 0 होता है, तो दैट नीड्स एनर्जी, और उस एनर्जी की जो जो प्राइस है वो हमारी बैटरी पावर्स जो डिवाइसेस है वो बैटरी है। सो लिहाजा जितनी ज़्यादा स्विचिंग फास्ट होगी और जितनी ज़्यादा स्विचिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इसमें उन्होंने खूबी ये रखी है इस डिज़ाइन के बीच में कि जब आपका प्रोसेसर ऑन होता है तो ये सारी की सारी डिवाइसेस ऑन नहीं हो जाती, ये सारी की सारी डिवाइसेस की बसेस जो हैं वो इनेबल नहीं हो जाती। उससे ये होता है कि सिर्फ वो चीज़ों इनेबल की जाती हैं कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जिन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपके प्रोग्राम में सीरियल पोर्ट इस्तेमाल ही नहीं होनी, आपके प्रोग्राम में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन इस्तेमाल ही नहीं होनी, तो लिहाजा इनकी जो बसेस हैं इनको ऑफ कर दिया जाएगा। लिहाजा ये मॉड्यूल्स जो हैं इनकी स्विचिंग जो है वो बंद हो जाएगी और ये एनर्जी की कंजम्पशन कम करेंगे। अब आर्म के जो डिज़ाइंस हैं वो तीन
तरह के डिज़ाइन हैं। एक को कहते हैं आर्म के क्लासिक प्रोसेसर्स, दूसरे को कहते हैं एम्बेडेड कोर्टेक्स प्रोसेसर्स, और तीसरे को कहते हैं एप्लीकेशन कोर्टेक्स प्रोसेसर्स। जो आर्म के क्लासिकल प्रोसेसर्स हैं उनमें फिर आगे तीन वैरायटीज़ हैं जो परफॉर्मेंस के लिहाज से फ़र्क है। आर्म 7 सबसे कम है, उसके बाद आर्म 9 है, और उसके बाद आर्म 11 है। इनमें जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इनकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रही है। जहाँ पर आर्म 11 की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है वहाँ पर ये एक नई जो क्लास है इनकी एम्बेडेड वालों की आर्म की, उसको कहते हैं कोर्टेक्स प्रोसेसर्स, आर्म कोर्टेक्स। सो उसमें आर्म कोर्टेक्स में फिर आर्म कोर्टेक्स M0 है, M1 है, M3 है, M4 है, RX सीरीज़ है, और फिर कोर्टेक्स ए सीरीज़ है। ये कोर्टेक्स ए सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और ये आमतौर पर आपके मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होते हैं, आर्म कोर्टेक्स ए वाले। और कोर्टेक्स M0 से लेके M4 तक जो है ये आम डिवाइसेस में जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स की आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो यूज़ होते हैं। सो आर्म कोर्टेक्स M3 हम लोग यूज़ करेंगे सॉरी, जो हमारा STM32F103 हम यूज़ करेंगे वो आर्म कोर्टेक्स M3 के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ फेयरली पावरफुल प्रोसेसर जो कि यूज़ हम करेंगे। So, ARM processors are classified into classic, embedded Cortex processors and application processors. जो Cortex वाले हैं embedded processors हैं उनके साथ M0 से लेके M4 तक एंड RX सीरीज, और जो एप्लीकेशन प्रोसेसर्स हैं जो कि आमतौर पर आपकी टैबलेट्स में और मोबाइल फ़ोन्स में और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो Cortex A सीरीज़ के प्रोसेसर्स होते हैं। और उन सब का आर्किटेक्चर बेसिकली इंटरनल एक ही होता है कि परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है और डिफरेंट तरह के जो उनके अंदर मॉड्यूल्स जो साथ दिए जाते हैं उनमें फ़र्क होता है। सो इफ़ यू लर्न वन ऑफ दीज इट इज़ वेरी इजी टू लर्न द अदर्स बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ द सेम। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको अगर एक तरह की कार चलानी आ गई है तो चांसेस ये है कि आप थोड़ी सी और एफर्ट करके दूसरी तरह की कार भी चला लेंगे, उनमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा। अब हम आर्म कोर्टेक्स की प्रोडक्ट लाइन में देखें तो उसमें आर्म कोर्टेक्स M0 प्लस, और उसके बाद M3 और M4, ये इसमें क्लासेस हैं जो आर्म कोर्टेक्स में आमतौर पर यूज़ होती हैं और उनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इन सब में जो प्रोसेसर्स हैं वो 32 बिट का होता है। प्रोसेसर इज़ 32 बिट, दैट इज़ द सेम, CPU इज़ सेम सब में। जो फ़र्क है वो उनकी इस इन डिवाइसेस में फ़र्क है जो इनके साथ CPU के साथ दी गई है। मिसाल के तौर पर जो M4 प्रोसेसर्स हैं उसमें CPU के साथ FPU भी शामिल होता है। FPU इज़ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, यानी वो जो फ्लोटिंग पॉइंट और मैथ्स की जो कैलकुलेशंस है उसके लिए पूरे का पूरा एक आईसी और पूरे की पूरी एक जो कोर है वो डेडिकेटेड होती है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। सो लिहाजा अगर आपने इसके ऊपर आपने फ्लोटिंग पॉइंट की कैलकुलेशन करानी है तो उसमें इस सीपीयू को ही काम करना पड़ेगा और वो हो सकता है एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन, लेट्स से कि साइन कैलकुलेट करना है या कोसाइन कैलकुलेट करना है तो उसमें सिर्फ 10 या 20 साइकिल इस्तेमाल करें अपने प्रोसेसर के, जबकि वही काम ये जो एफपीयू है ये एक ही साइकिल में कर देगा। तो जहाँ पर आपको मैथमेटिकल प्रोसेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये आपका एफपीयू वाला सिस्टम काम आएगा। तो इसी तरह से इस तरह से आप देखें कि जो कोर्टेक्स M0 है उसमें सिर्फ ये चंद एक मॉड्यूल्स मौजूद हैं। जो M0 प्लस है उसमें थोड़े से और ज़्यादा हैं, M3 में और ज़्यादा हैं और M4 में और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। सो जो M0 सीरीज़ है वो लोएस्ट कॉस्ट है, ज़ाहिर उसमें सर्किटरी भी छोड़ी है तो कॉस्ट भी कम होगी और उसकी जो परफॉर्मेंस और पावर्स है वो भी कम है। तो जहाँ पर आपको एक ऐसा आईसी की ज़रूरत है जिसकी बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर एक डाटा लॉगर बनाना है या टेम्परेचर सेंसर बनाना है तो आप इसको को यूज़ कर सकते हैं। और M0 प्लस जो है उसमें जो पावर एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है,
इसकी आउटस्टैंडिंग एनर्जी एफिशिएंसी है, वो बहुत अच्छे, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और जो M3 वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एंड दे आर क्वाइट रिच इन फीचर्स, एंड स्पेशली जो कनेक्टिविटी है लाइक SPI, कैन, USRT, USB, ये सारी के सारी जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद है। और M4 जो है उनके अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या DSP और इस किस्म की चीज़ें और फ्लोटिंग पॉइंट की कैलकुलेशंस, उनकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सो ये सब एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप हुए हुए हैं। तो आपने बेसिकली डिसाइड ये करना होता है कि मेरी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं बनाने लगा हूँ, उस एप्लीकेशन के लिए कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सूटेबल होगा। जब आप सीख रहे होते हैं उस वक्त तो आप बेशक जिसके ऊपर मर्जी सीख लें, बेहतर होता है M3 या M4 के ऊपर सीखें। लेकिन जब आप एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं जिसकी कि आपने मास प्रोडक्शन करनी है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि मैंने कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है। अब हम आते हैं जो हमारा ये STM32F103C8T6। सो पहली बात तो ये कि ये नंबर इतना कॉम्प्लेक्स सा नंबर है, इसका क्या मतलब है। तो शायद मैंने पिछले जो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि STM32 तो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की 32 बिट सीरीज़ के ये प्रोसेसर्स हैं, और F1 इस सीरीज़ का नाम है जो कि कोर्टेक्स M3 के ऊपर बेस्ड है। और ये C8 जो है वो ये आपको ये बताता है कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर IC के बीच में कितनी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी मौजूद होगी। और ये T6 जो है ये बताता है कि ये कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। C8 आपको दो बातें बताता है कि मेमोरी कितनी होगी और ये नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वो कितनी होगी। ये मैं आगे चल के एक टेबल दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सेम नंबर होगा F103 अगर C8 नहीं है और VZ लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और जिसमें R लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। ये मुख्तलिफ वो है। सो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास, दिस इज ARM Cortex M3 बेस्ड आर्किटेक्चर है, 32 बिट प्रोसेसर है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 72 मेगाहर्ट्ज़ है। तो आप चाहें तो इसको स्लो स्पीड पे चला सकते हैं, अप टू 8 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे चला सकते हैं, ताकि आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आपको हाई परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए तो आप इसको अप टू 72 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड तक इसको चला सकते हैं। और इनमें जो आर्म के जो प्रोसेसर्स हैं उनमें खूबी ये है कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम लोग माइक्रोचिप के पिक माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते थे, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में मसलन अगर ऐड करना है या आपने मूव करनी है कोई चीज़, कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो 4 क्लॉक साइकिल्स यूज़ होते थे। सो लिहाजा अगर उसमें प्रोसेसर की स्पीड लेट्स से 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर वो चल रहा होता था, तो एक्चुअली आपको जो परफॉर्मेंस मिलती थी वो 5 मेगाहर्ट्ज़ की मिलती थी, क्योंकि चार चार साइकिल्स एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में इस्तेमाल होते थे। तो इसमें मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस सिंगल साइकिल के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो लिहाजा आपको परफॉर्मेंस जो है हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर तकरीबन 72 मेगाहर्ट्ज़ की परफॉर्मेंस मिलती है। इस पर्टिकुलर आईसी में जो कि C8 वाला है, इसमें 64 किलोबाइट फ्लैश रैम है, 20 किलोबाइट्स की इसमें प्रोग्राम रैम है। ये मेमोरी जो 64 किलोबाइट्स की है ये प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और यूज़र डाटा स्टोर करने के लिए है, और जबकि ये जो रैम है ये वेरिएबल्स और टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। 48 पिन्स इसमें हैं, जिसमें कि कुछ पावर सप्लाई की पिन्स हैं, कुछ ऑसिलेटर की पिन्स हैं, बाकी की आपके पास सारी की सारी डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पिन्स हैं। इसके अंदर 10 चैनल्स हैं जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करते हैं, और वो भी 12 बिट की रेजोल्यूशन के साथ। जबकि हम जो AVR और जो आर्डुइनो के कंट्रोलर्स यूज़ करते थे उसमें हमारे पास 10 बिट की रेजोल्यूशन होती थी। और अंदर उसमें एक ही एनालॉग डिजिटल कन्वर्शन होती है, और सारी की सारी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन की जो पिन्स हैं वो उसमें कन्वर्ट होती हैं, और वो बारी बारी सबको टाइम देता है। इसमें दो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हैं, और जो पिन्स हैं वो 10 हैं, जो कि उसके साथ आपके इंटरफेस हुई हुई है। इसके अलावा इसमें 3 सीरियल पोर्ट्स हैं, USART की
3 पोर्ट्स होंगे, यानी एक चैनल ये होगा, एक चैनल ये होगा, एक चैनल ये होगा। तो साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस के साथ सीरियल कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स जो हैं वो 37 है। तो 48 पिन्स टोटल हैं। तो मैंने बताया उसमें से कुछ पावर सप्लाई के लिए यूज़ हो जाएंगी और कुछ जो है आपकी यूज़ हो जाएंगी ऑसिलेटर के लिए, और बाकी की जो तक 37 लाइंस बचेंगी वो आपके पास डाटा कम्युनिकेशन और सब चीज़ों के लिए होगी। इसके अलावा इसमें सीरियल वायर डिबगर SWD से हम कहते हैं, वो मॉड्यूल इसके अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ इसको प्रोग्राम कर सकते हैं बल्कि एट द टाइम ऑफ रनिंग इन योर एप्लीकेशन आप इसको रोक के और इसके डाटा को वापस अपने कंप्यूटर के ऊपर फैच करके देख सकते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर इस वक्त क्या है। अगर आपका प्रोग्राम प्रॉब्लम दे रहा है, सही बिहेव नहीं कर रहा, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप रोक के चला के देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिसको डीबगिंग, जो कि ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 2 I2C कम्युनिकेशन वो हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसमें साइमल्टेनियसली ये 2 I2C डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और ईच I2C डिवाइस जो है वो अप टू 128 डिफरेंट डिवाइसेस के साथ उस बस के ऊपर चल सकती है, क्योंकि हम अ, आगे चल के जब हम I2C को देखेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसमें सी कैन पोर्ट्स हैं, चार कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है ये आमतौर पर कारों में इस्तेमाल की जाती है। जो कारों के अंदर जो मुख्तलिफ सेंसर्स और मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन के मुख्तलिफ सेंसर्स, वो कैन बस के ऊपर सारे के सारे कन्फिगर हुए होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इसकी डिटेल अगर देखना चाहें तो आप उसकी डाटा शीट और उसमें सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और 3.3 वोल्ट्स पे ये चलता है। तो आम तौर पर जो माइक्रो कंट्रोलर्स है वो जो 5 वोल्ट्स वाले चलते हैं, इसमें ज़हन में रखें कि ये माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट्स पे चलते हैं। अलबत्ता इनकी अक्सर पिंस जो हैं वो 5 वोल्ट टॉलरेंट हैं, कि यानी आप इसमें जो डाटा जो दे सकते हैं वो 5 वोल्ट तक का दे सकते हैं, 0 एंड 1 वो पिंस टॉलरेट कर लेंगी। लेकिन कुछ पिंस ऐसी हैं जो कि 3.3 वोल्ट टॉलरेंट हैं, तो उन पिंस के ऊपर अगर आप 5 वोल्ट का सिग्नल देंगे तो वो हो सकता है डैमेज हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पिंस जो हैं वो 5 वोल्ट टॉलरेंट है, लेकिन इसकी सेल्फ जो पावर सप्लाई है वो 3.3 वोल्ट्स के ऊपर ही चलेगा। यहाँ अब हम ये देखें कि ये पूरे का पूरा टेबल सब F103 के ऊपर है। ये 103, ये भी 103, ये भी 103, ये भी 103, ये भी 103, ये सारी जो आईसीज हैं आगे सब क्लासिफिकेशंस हैं। सो STM32F103TB, सो जो TB सीरीज वाले हैं उसमें 36 पिंस का ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। और इसी तरह से T8 वाले जो है इनमें 64 की मेमोरी होती है और ये 36 पिन के होते हैं। इस तरह T6 जिनके आगे लिखा होगा वो भी 36 पिन के होंगे और उनमें 32 की मेमोरी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे उनमें अंदर ये मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी, और ये रैम है। तो हमारे पास जो है 103C8 है। तो 103C8 ये आ गया। तो 103C8 जो है इसमें 64 के रैम प्रोग्राम मेमोरी और 20 के फ्लैश और ये 48 पिन का आईसी है। इसी तरह से ये जो होगा 103ZE या 103ZD, इनमें 144 पिन होगी, 144 पिन होगी। और इसी तरह से उनकी जो मेमोरी है वो भी 38 किलोबाइट्स, 512 किलोबाइट्स, 768 किलोबाइट्स। और जो ये वाले प्रोसेसर्स हैं इनके अंदर 1 मेगाबाइट प्रोग्राम मेमोरी और 96 किलोबाइट्स की रैम, इस तरह से बहुत सारी ये मौजूद है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोग्राम की और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और आपकी एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक यू कैन चूज़ द डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स। सो उनमें मुख्तलिफ पिन, नंबर ऑफ आईओ लाइन्स का फ़र्क है, और उनकी जो मेमोरी के अंदर जो कितनी मेमोरी उसके अंदर मौजूद है उसका फ़र्क है। अब हम आते हैं जो हमारे पास ब्लू बेल बोर्ड है, इसको हमने थोड़ा सा तफसील से देखना है कि ये एक बोर्ड है जो कि किसी कंपनी ने बनाया था।
यहाँ मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूं कि जो एस टी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो डिस्कवरी बोर्ड्स बनाते हैं। डिस्कवरी बोर्ड्स STM32, ये बोर्ड्स लाइक ये बोर्ड है जो कि अगेन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं। सो अगेन ये STM32 का बोर्ड है। F4 इसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये इसके ऊपर साथ ही उन्होंने प्रोग्रामर बना के दिया हुआ है और यानी जो प्रोग्रामर एंड डिबगर इसके ऊपर ही बना हुआ है और ये सारी की सारी उसकी आईओ लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट सर्किटरी उन्होंने इसके ऊपर लगाई हुई है, जो भी है वो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो ये वो बोर्ड्स हैं जो कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खुद बनाते हैं। ये ST.com वाले खुद बनाते हैं और इन्हें डिस्कवरी बोर्ड्स कहते हैं। तो इसमें कई हैं डिस्कवरी के। अब ये भी डिस्कवरी बोर्ड है, इसमें और प्रोसेसर लगा हुआ है और इसका साइज़ डिफरेंट है। ये भी डिस्कवरी बोर्ड है, इसके ऊपर कोई और प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं जो कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनाते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि लोग जो इंजीनियर्स हैं या जो लोग हैं जो प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं वो इसके ऊपर बना के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फिर इसी तरह से उनकी एक और सीरीज़ है विच आर कॉल्ड न्यूक्लियो बोर्ड्स। न्यूक्लियो बोर्ड STM32, ये बोर्ड्स दे आर वेरी पॉपुलर। मोस्टली जो आपको इंटरनेट के ऊपर जो लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं या ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं वो इन पर बेस्ड है। सॉरी, तो इन पर बेस्ड है। सो इसमें अगेन उसी तरह से एक STM32 का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके अलावा ये इसके साथ आपका डीबगर एंड प्रोग्रामर लगा हुआ है और ये सारी की सारी आईओ लाइंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये दो उन्होंने बिल्कुल वैसी ही शील्ड्स लगाने की जगह दे दी जैसे कि ऊपर आप आर्डुइनो की शील्ड्स आप लगा सकते हैं। तो ये एक फेयरली गुड और पावरफुल न्यूक्लियर बोर्ड है। इसमें आगे कई सीरीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर ये माइक्रो कंट्रोलर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बोर्ड्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हैं क्योंकि ब्रांडेड है और इनको कोई और कंपनी वाले बना नहीं सकते, तो इसलिए इनकी कीमत जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मसलन ये बोर्ड आजकल जो पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक ये तकरीबन 12,000 रुपये का तकरीबन कॉस्ट करता है। न्यूक्लियो बोर्ड, न्यूक्लियो 64 बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है जिसकी अब हम बात करने लगे हैं ये मालूम नहीं कि किसने शुरू किया था, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया था और बाद में क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने इसको टेकअप कर लिया और उन्होंने इसकी प्राइस बहुत कम कर दी। अब ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है जिसको हम देख रहे हैं ये आजकल पाकिस्तान में इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 950 रुपये है। और इसके ऊपर आप देखें इसको ब्लू पिल का नाम दिया गया किसी वो मैट्रिक्स फिल्म थी उसमें कोई एक डायलॉग बॉक्स लाइन थी ब्लू पिल के बारे में, तो ये क्योंकि ब्लू कलर के बोर्ड पर बनाया गया था तो इसलिए इसका नाम ब्लू पिल रख दिया गया। एनीवे इस बोर्ड के ऊपर ये हमारे पास सेंटर में STM32F103C8T6 ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पर इसके साथ उन्होंने 8 मेगाहर्ट्ज़ का एक्सटर्नल क्रिस्टल दिया है इसको ऑसिलेटर देने के लिए। इसका पास इंटरनल ऑसिलेटर भी है। अगर हम इस ऑसिलेटर को ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसके पास इंटरनल 8 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर लगा हुआ है। और लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर 8 मेगाहर्ट्ज़ का एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा हुआ है। हम क्यों इसको यूज़ करना चाहेंगे और क्यों इसको नहीं यूज़ करना चाहेंगे ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जो इंटरनल ऑसिलेटर होता है वो रजिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड होता है और उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो निस्बतन कम होती है। ये क्योंकि क्रिस्टल सिरामिक बेस्ड होता है इसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है। और दूसरा ये जो एक्सटर्नल ऑसिलेशन के साथ जो यूज़ होता है उसको हम इंटरनली बूस्ट अप करके इसको अप टू 72 मेगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक
सिग्नल जनरेट किया जाता है। तो जो हम कहते हैं कि 72 मेगाहर्ट्ज़ पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, वो ये नहीं होता कि इसके साथ क्रिस्टल 72 मेगाहर्ट्ज़ का लगाना पड़ता है। वो यही 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होगा, लेकिन उसको इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन करके क्लॉक सिग्नल को ये मल्टीप्लाई कर लेता है, 72 मेगाहर्ट्ज़ उसकी स्पीड पे ले जाता है। ये इसके साथ एक दूसरा क्रिस्टल लगा हुआ है, जिसके ऊपर अगर आप देख सकें तो ये लिखा हुआ है 32.768। ये एक दूसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि रियल टाइम क्लॉक जो मॉड्यूल जो इसके अंदर मौजूद है, जिसमें आप टाइम और क्लॉक और ये कैलेंडर सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं, वो उसकी उसको ऑसिलेशंस देने के लिए। सो इसके लिए इसके पास इंटरनल ऑसिलेटर भी मौजूद है जो कि 40 किलो हर्ट्ज़ का है। तो लेकिन एक्सटर्नल ऑसिलेटर अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये 32.768, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है बहुत एक्यूरेट होती है। ये एक अलग डिस्कशन है कि ये 32.768 क्यों है, एग्जैक्ट 32 किलो हर्ट्ज़ क्यों नहीं है, वो हम किसी स्टेज पे बाद में बात करेंगे। एनीवे तो ये दो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स मौजूद हैं इसके ऊपर, एक 8 मेगाहर्ट्ज़ का और एक 32.768 किलो हर्ट्ज़ का। उसके बाद ये दो एलईडीज इसके ऊपर लगी हुई हैं। ये एक एलईडी तो पावर की है कि जब इसको बोर्ड को पावर सप्लाई आ जाती है तो ये एलईडी ऑन हो जाती है, और ये एक स्टेटस एलईडी है जो कि PC13 जो इसकी पोर्ट की पिन नंबर है उसके साथ अटैच की गई है। तो ये इसको ऑन एंड ऑफ करके आप जस्ट क्विक जो आप प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो ये एक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको एक्सटर्नल एलईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्रामेबल एलईडी है जो कि PC13 इसकी जो पोर्ट की पिन है, जीपीओ पिन, उसके साथ अटैच्ड है। उसके बाद ये 4 पिन्स का एक हेडर है जो कि साइड पे दिया गया है। इसमें ये वाली पिन तो ग्राउंड है और ये वाली पिन 3.3 वोल्ट की सप्लाई की है। सॉरी। इसके अलावा ये जो दो पिन हैं सेंटर वाली, एक को SWDIO कहते हैं और एक को SW क्लॉक कहते हैं। तो ये प्रोग्राम करने के लिए ये आपका जो डीबगर है उसको अटैच करने के लिए है कि इसमें से एक पिन के ऊपर उसकी क्लॉक वाली पिन अटैच हो जाएगी और एक के ऊपर डाटा IO की पिन अटैच हो जाएगी, और एक आपकी ग्राउंड और एक आपकी 3.3 वोल्ट जो आपके प्रोग्रामर में से आएगी। तो ये आपका हेडर जो है ये आपको सप्लाई देगा, सॉरी देगा, कनेक्शन देगा टू योर प्रोग्रामर एंड डिबगर, जो कि ST लिंक हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसर से इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रीसेट का बटन दिया गया है कि जिसको प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेसर जस्ट लाइक रीबूट हो जाएगा। और ये दो जंपर्स दिए गए हैं जिनको कि आप यहाँ से इस जंपर टैब को हटा के इस तरफ लगा सकते हैं या इस तरफ लगा सकते हैं। तो आप देखें ये वाली पिन, इनके ऊपर 1 लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है। सो इस टैब को जब आप यहाँ से हटा के इस तरफ कर देंगे तो ये सेंटर वाली जो पिन होगी इसके ऊपर 1 के साथ अटैच हो जाएगी, और जब इसको आपने इधर अटैच कर दिया तो ये 0 पे या ग्राउंड पे अटैच हो जाएगी। तो इन दो टैब्स को कहते हैं बूट 0 एंड बूट 1। ये वाला जो है बूट 0 है और ये वाला बूट 1 है। इससे मुराद ये है कि होता ये है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के, इनके अंदर बिल्ट इन एक बूट लोडर जो है वो मौजूद होता है। बूट लोडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि इसको सेल्फ प्रोग्रामिंग के लिए हेल्पफुल होता है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल प्रोग्रामर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसको सीरियल पोर्ट के ऊपर डाटा चाहिए और ये वहाँ से अपना अपना नया प्रोग्राम एक्सेप्ट कर सकता है। तो बूट लोडर को इनेबल करने के लिए आपको इस टैब को 1 के ऊपर करेंगे और जब आप रीसेट करेंगे तो बूट लोडर इनेबल हो जाएगा। और जब आप इस टैब को इस तरफ कर देंगे और फिर रीसेट करेंगे तो फिर वो जो प्रोग्राम ऑलरेडी आपने अपलोड कर दिया हुआ है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो लिहाजा इस टैब को हम यूज़ करेंगे टू कंट्रोल whether we want to program the microcontroller or whether we want to execute the program। अगर हम बूट लोडर को यूज़ करना चाहें, आर्डुइनो क्योंकि एनवायरनमेंट में हमने यूज़ करना है तो आर्डुइनो इस बूट लोडर को यूज़ करना पसंद करता है, लेकिन हम एक्सटर्नल ST लिंक का जो प्रोग्रामर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ST लिंक के प्रोग्रामर को यूज़ करना है इस वाले को, तो फिर हमें इन जंपर्स को इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर एक माइक्रो USB का कनेक्टर है जो कि क्योंकि इसके अंदर USB मॉड्यूल बिल्ट इन है, जिसमें कि आप इसके ज़रिए USB डिवाइसेस बना सकते हैं, लाइक USB माउस है, USB कीबोर्ड है,
यानी ऐसी डिवाइसेस जो यूएसबी स्लेव के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। लेकिन रिमेंबर कि ये यूएसबी होस्ट नहीं बन सकता, इसके अंदर यूएसबी होस्ट की फैसिलिटी नहीं है। वो और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिनमें यूएसबी होस्ट की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपको यूएसबी डिवाइस लगा के वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से आप केबल लगा के अपने पीसी के अंदर अटैच कर सकते हैं, जो कि ये इसको एज ए यूएसबी डिवाइस रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये वाला जो कनेक्टर है, ये आर्डुइनो के कनेक्टर की तरह नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग केबल लगाएंगे तो ये प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्रामिंग केबल आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, या आपको यहाँ पे सीरियल पोर्ट के कनेक्शन पर लगानी पड़ेगी। ये यूएसबी कम्युनिकेशन के लिए है। वो हम इसके अंदर एक ऐसा यूएसबी बूट लोडर भी अपलोड कर सकते हैं कि इसके ज़रिए प्रोग्राम किया जा सके, लेकिन वो एक अलहदा से बात। अब ये जो आपके पास यहाँ पे दो हेडर्स मौजूद हैं, ये 40 पिन के हेडर्स हैं, 20 इधर और 20 इधर। यहाँ पर इसकी बाकी की सारी जो जीपीआईओ लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस अवेलेबल हैं। और अलॉन्ग विद द पावर सप्लाई, मसलन ये 3.3 वोल्ट, जब या तो यहाँ पर आप 3.3 वोल्ट दे सकते हैं, या अगर आपने यहाँ से दी हुई है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है। तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट एक्सटर्नली देंगे तो वो 5 वोल्ट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर पिछली साइड पर लगा हुआ है, जो इस 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और इसको सप्लाई दे देगा। तो इसके अलावा वो 5 वोल्ट जो है वो इस पूरे बोर्ड के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे यूएसबी की डिवाइस लगाएंगे, और या यूएसबी का वो जो आपके चार्जर वाली यूएसबी है वायर है वो लगाएंगे, तो चाहे आप इसकी यूएसबी फीचर ना भी यूज़ करना चाहें तो भी यहाँ से आपको 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई इस बोर्ड को आ जाएगी। तो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई जो आएगी वो 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट होकर इसको आ जाएगी, और इसके अलावा 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट्स यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। ये भी 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई की पिन है। इसके अलावा ये दो पिन्स ग्राउंड की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंड है। इसके अलावा बाकी की सारी पिन जो हैं, ये पोर्ट बी की पिन नंबर 9 है, ये पोर्ट बी की पिन नंबर 8 है, पोर्ट बी की पिन नंबर 7 है, पोर्ट बी की पिन नंबर 6 है। इसी तरह से ये पोर्ट ए की पिन नंबर 0 है, पोर्ट ए की पिन नंबर 1 है, और ये सारे लेबल्स जो हैं यहाँ साथ लिखे हुए हैं। ये पिन जो है वी बी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बैटरी की पिन है, कि अगर आप इसका रियल टाइम क्लॉक को यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी इसका रियल टाइम क्लॉक जो है वो अंदर चलता रहे, तो आप यहाँ पर वो कॉइन सेल जो होता है वो अटैच कर देंगे। तो वो कॉइन सेल जो है उस वक्त पावर सप्लाई देता रहेगा जब मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी, तो इससे रियल टाइम क्लॉक जो है वो अंदर इसका चलता रहेगा। तो ये इसका मेजर ओवरव्यू है इस बोर्ड का। कोई ख़ास इसमें और कोई चीज़ नहीं लगी हुई, सिवाय इसके कि एक आपके पास प्रोग्रामेबल एलईडी है, और एक्सटर्नल क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, और ये बूट के बटन्स हैं। ये बूट वन जो है ये रेयरली यूज़ होता है, लिहाजा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और ये इसका बैक साइड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, और बाकी कुछ रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगाए गए हैं इसको सॉरी सपोर्ट करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वो वही हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी थोड़ी सी ग्राफिकल फॉर्म में ये पिक्चर दिखाई जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इसकी 48 पिन्स हैं, और इसमें से ये जो कुछ पिन्स हैं जिनमें VSS और VDD लिखा हुआ है, ये पावर सप्लाई की पिन्स हैं, ये मुख्तलिफ पावर सप्लाई की पिन्स हैं। और ये जो पिन्स हैं जिनको VDDA और VSSA लिखा हुआ है, ये भी पावर सप्लाई की पिन्स हैं 3.3 वोल्ट्स की, लेकिन ये एनालॉग सर्किटरी के लिए हैं। जो एनालॉग सर्किटरी होती है वो ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिव होती है नॉइज़ को। समटाइम्स अगर उसकी पावर सप्लाई में नॉइज़ आ रही हो तो वो उस नॉइज़ को भी एज ए सिग्नल डिटेक्ट कर लेती है। तो और डिजिटल सर्किटरी में डेफिनेटली नॉइज़ बहुत होता है, क्योंकि जब भी उस पर स्विचिंग हो रही होती है तो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसलिए इसके सर्किट में पावर सप्लाई को अलग से रखा जाता है, ताकि आप इसके ऊपर स्पेशल फिल्टर्स और इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स लगा के इसकी जो पावर सप्लाई है उसको क्लीन कर दें।
तो लेकिन ये ऐसा जो एक्चुअल जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं या एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ख्याल किया जाता है, लेकिन अगर आपकी एक रीजनेबली आम एप्लीकेशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्लीन आपको एनालॉग पावर सप्लाई नहीं चाहिए, तो उसमें इस पावर सप्लाई को आम पावर सप्लाई के साथ ही जोड़ दिया जाता है। ये आपके पास वो बैटरी की पावर के लिए पिन है, पिन नंबर 1 है। और ये आपको जिसके साथ अगर आप सेल लगा देंगे तो जो आपका रियल टाइम क्लॉक है वो बैकग्राउंड में भी रन होता रहेगा, इवन दो कि आपकी पावर सप्लाई मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी। तो बाकी की ये सारी पिन्स आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी ये आपकी डिजिटल आईओ पिन्स हैं। जैसे कि PA0, PA1, PA2, ये सारी वो पिन्स हैं जो कि उसमें हमने मैप में देखी थी। और ये जो दो पिन्स हैं PD0 एंड PD1, ये एज एन डिजिटल पिन्स भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्सटर्नल लगाया हुआ है तो वो इन दो पिन्स पे जुड़ा हुआ होगा। तो वो फिर ये पिन्स जो हैं इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो आमतौर पर क्योंकि हमने ये क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करना होता है तो इसलिए ये पिन्स हमारी इस्तेमाल नहीं होती। ये अब हमारे पास मैप है इसका सारा। राइट। ये जो पिक्चर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप देखें कि ये सारे के सारा बोर्ड वो दिखाया गया है, और ये सारी जो पिन्स हैं ये तो बोर्ड के ऊपर लेबल्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो लेबल्स हैं ये उस पिन की डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है, क्योंकि एक एक पिन जो है माइक्रो कंट्रोलर की वो मल्टीपल काम करती है। इसलिए उसके जो मुख्तलिफ जो पिन्स हैं उनको मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनके लिए आपको असाइन किया जाता है, और ये सारी कन्फिग्रेशन के दौरान असाइनमेंट की जाती है, इसलिए इनका पता होना ज़रूरी है, वरना आप बार बार डाटा शीट को देखना पड़ेगा। तो ये जो पिक्चर है ये आपके पास महफूज होनी चाहिए डेस्कटॉप पे, और ये आपको बड़े आराम से आप गूगल पे जाके सर्च करें ब्लू पिल पिन आउट, तो ये इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस दिस पिक्चर अ लिटिल बिट। इसमें आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर ये कुछ डॉट्स लगे हुए हैं जो कि सॉलिड डॉट्स हैं, और कुछ डॉट्स हैं जो कि बबल की तरह से बने हुए हैं। ये डॉट्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये वाली पिंस जो सॉलिड डॉट्स वाली है ये 5 वोल्ट टॉलरेंट है, यानी यहाँ पर आप 5 वोल्ट वाला सिग्नल दे सकते हैं। लेकिन ये जो पिंस हैं जिनके ऊपर बबल बना हुआ है, इन पिंस के ऊपर आप 5 वोल्ट का सिग्नल नहीं दे सकते, इसके ऊपर आपको 3.3 वोल्ट तक का सिग्नल देना है। इससे ज़्यादा सिग्नल देंगे तो ये पिन जो है इसकी इंटरनल सर्किटरी जो है वो डैमेज हो सकती है। सो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 5 वोल्ट टॉलरेंट पिन्स हैं, और ये वाली जो है ये 5 वोल्ट टॉलरेंट नहीं है। इसके अलावा ये डेफिनेटली पावर सप्लाई की पिन्स दिखाई गई है, कौन कौन सी हैं ये आपको मालूम ही है। उसके बाद देखिए कुछ पिन्स जो हैं उनके साथ स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, और कुछ पिन्स के साथ ये कर्व्ड लाइन, यानी ये इस तरह की लाइन लगी हुई है जो कि जिसके ऊपर सिग्नल दिखाया गया है। तो ये वो पिन्स हैं जिनकी जिन जिन पिन्स पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी PWM का सिग्नल जो है वो जनरेट किया जा सकता है। और ये वाली पिन्स जो हैं इनके ऊपर सिर्फ सिंपल डिजिटल आईओ हो सकती है, या ये हाई हो सकती है या ये लो हो सकती है। सो PWM भी बेसिकली है तो डिजिटल प्रोसेस ही, जिसमें कि पिन हाई या लो होती है, लेकिन उसमें उसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको वेरी करके आप उससे एनालॉग वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, सूडो एनालॉग वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है एनालॉग डाटा प्रोड्यूस करने की, जिसको कि हम डिटेल से जब इसका टॉपिक आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 पेन्स हैं जिनके ऊपर आप इंडिपेंडेंट एनालॉग डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
अच्छा, ये जो दो पिन्स हैं, पिन नंबर ये ये PC15 एंड PC14 और PC13, ये जो है ये इन पे आपकी जो 32 kHz का ऑसिलेटर है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इन पिन्स के लिए ऑसिलेटर है, और ये पिन्स जो हैं बहुत कम करंट दे सकती हैं, इसलिए इनको आमतौर पर करंट सिंक के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिससे करंट सोर्स नहीं करवाया जाता है। एनीवे, अच्छा, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हेडर है आपका प्रोग्रामिंग का हेडर, और इसमें ये डेफिनेटली ये 3.3 वोल्ट और ये ग्राउंड, और ये दो पिंस जो हैं ये बेसिकली PA13 और PA14 के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप इसको सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ करना चाहें तो ये आपका जो प्रोग्रामर है उसकी SWDIO और SW क्लॉक की पिंस यहाँ लगेंगी, वो हमें भी आगे देखते हैं। ये जो पिन्स हैं जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 21 22 18 19 16, ये वो पिन नंबर्स हैं जो कि आर्डुइनो का आईडी प्रोग्राम करते वक्त यूज़ करता है। आर्डुइनो का आईडी पिन पिन्स के ये नेम्स जो हैं जो कि डाटा शीट में लिखे हुए हैं वो यूज़ नहीं करता, वो इनको मैप कर लेता है ऑन टू सीक्वेंशियल नंबर्स, और इन नंबर्स को यूज़ करता है एज डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज पिन्स। तो ये नंबर्स भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हुए हैं इस मैप में। उसके बाद ये जो लेबल्स लगे हुए हैं, ये वो लेबल्स हैं जो कि आपकी डेटा शीट में मेंशन किए हुए हैं, और जो वो कंपाइलर्स हैं लाइक की काइल कंपाइलर है, या आपका STM32 क्यूब आईडी का कंपाइलर है। तो ये कंपाइलर जो स्टैंडर्ड कंपाइलर्स हैं वो इन पिन नंबर्स को इन पिन नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। सो लिहाजा ये नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ये अल्टरनेट फंक्शंस हैं, लाइक ये सारी पिन जो है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के लिए है। तो आप इन पिन्स के ऊपर एनालॉग डाटा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेबल्स हैं ये आपके SCL एंड SDA2, इसी तरह से SCL एंड SDA1, और ये यहाँ पे 3 भी होगा, ये सॉरी ये दोनों जगह पे एक ही जैसा लिखा गया है। तो ये I2C कम्युनिकेशन के पिंस हैं। इसी तरह से ये RX एंड TX3, इसी तरह से यहाँ पर होगी ये TX1 RX1, और इसी तरह से ये भी यहाँ पे गलत लेबल लग गया, या ये 2 होना चाहिए था। एनीवे, तो ये USART की सीरियल कम्युनिकेशन की TX एंड RX पिंस हैं जो कि सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होंगी, एंड ये इसी तरह से टाइमर की आउटपुट्स हैं पिंस हैं। तो ये सारी पिंस जो हैं यहाँ पर आपको मेंशन की हुई हैं। तो इस नक्शे को देख के आपको पता चल जाता है आप जब आपने कोई काम यूज़ करना है। सिमिलरली ये देखेंगे USB की पॉजिटिव एंड USB की नेगेटिव पिन, ये पिंस यहाँ पे ये वाली PA12 और PA11 के ऊपर लगी हुई है। ये ST लिंक प्रोग्रामर एंड डिबगर है जो कि चाइनीज मेड है, और इस तरीके से ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और इससे आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और और डीबग भी कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये यहाँ पर निशान बनाया हुआ है, ये कट बना हुआ है, जो ये कट है, और ये पिंस हैं जो कि इसके साथ अंदर लगी हुई है पिंस, और ये पिंस हैं जो पिछली साइड के ऊपर लगी हुई है। तो इसमें आपको ये वाली पिंस चाहिए, SW क्लॉक, SWDI और ग्राउंड और 3.3 वोल्ट। रिमेंबर यहाँ पे जो पावर है ये 3.3 वोल्ट की है, यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं अप्लाई करनी। तो आप गलती से कहीं इस पिन के ऊपर जो है वो पिन ना जोड़ दे, वरना ये 5 वोल्ट सप्लाई 3.3 वोल्ट के ऊपर चली जाएगी और वो डैमेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ये लगाया मैंने, एक नया प्रोग्रामर लेके, और वो इट फेल्ड टू डिटेक्ट द माइक्रो कंट्रोलर। तो बड़ी अरसे के बाद उसकी समझ लगने लगी कि जो ये लेबल्स बाहर लगे हुए थे ये लेबल्स गलत थे, और अंदर जो बोर्ड था उसके ऊपर जो पिन्स थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ और थी। तो समटाइम्स ये जो चाइनीज मेड बोर्ड्स होते हैं
इनमें ये बेहतियाती की जाती है। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा हो कि आपके प्रोग्राम नहीं हो रहा है या आपको एरर आ रही है, तो आप इसको स्लाइड कर लेंगे, ये खुल जाएगा। तो इसके पीसीबी के ऊपर जो है ना प्रॉपर लेबल्स लिखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये मॉड्यूल है जिसको कि हम यूएसबी टू सीरियल ब्रिज कहते हैं। ये एफ टी डी आई 232 का है। इसके अलावा और भी कई कंपनीज के और कई माइक्रो प्रोसेसर्स के अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है और मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। इसमें यहाँ से आप यूएसबी कनेक्टर के साथ आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली इसका ड्राइवर आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, और इससे आपकी वर्चुअल सीरियल पोर्ट क्रिएट हो जाती है आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो हालांकि आपके उस कंप्यूटर के ऊपर सीरियल पोर्ट नहीं होती, तो लेकिन आपको कॉम 3 या कॉम 4 या कॉम 5 इस तरह से पोर्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ये इसकी पिन्स हैं, ये RX है, ये TX है, ये VCC है, ये ग्राउंड है। इसके अलावा ये बाकी की पिन्स हैं जो सीरियल कम्युनिकेशन की हैं। तो इन पिन्स को आप अपने ब्लू बर्ड ब्लू पिल बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो आप अपना डाटा जो है पीसी के ऊपर ले सकते हैं और पीसी से डाटा इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे। इस तरह से ये कनेक्ट किया जाएगा कि इसमें से ये दो पावर सप्लाई की पिन्स हैं, ये VCC है और ये ग्राउंड है, ये इधर कनेक्ट की जाएंगी। अच्छा, ये भी देखें कि यहाँ पे यह एक जंपर होता है, और ये जंपर अगर आप इस तरफ रखेंगे तो यहाँ पे VCC पे 5 वोल्ट्स आएंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट। और अगर इस जंपर को इस तरफ कर देंगे तो यहाँ VCC पर 3.3 वोल्ट्स आएंगे। तो आमतौर पर हम इसको 5 वोल्ट्स पे रख के यूज़ करते हैं। तो ये 5 वोल्ट्स पे रखा होगा, तो यहाँ पे ये VCC की लाइन जो है ये 5 वोल्ट्स की लाइन पे कनेक्ट की हुई है। ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। इसकी TX को इसकी RX के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसकी RX को इसकी TX के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये तस्वीर में आप दिखाया गया कि इसमें दोनों चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं। ये ST लिंक को भी कनेक्ट किया हुआ है, और ये FTDI के बोर्ड को भी कनेक्ट किया हुआ है। ये हमने एक अपना लोकल डेवलप किया है यहाँ पर। इसको हम प्ले ग्राउंड कहते हैं, ब्लू बर्ड प्ले ग्राउंड। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर प्रॉब्लम होती थी कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो तारें लगाई जाती हैं उन तारों को लूज रह जाती हैं, और या बाज़ का कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो बार बार बनाने पड़ते हैं, लाइक करेक्टर LCD है या बटन्स हैं या LEDs हैं, तो मुझे हर दफ़ा सर्किट बनाना पड़ता था। तो हमने ये एक फिक्स PCB बना लिया जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से लगाई हुई हैं, और इसके ऊपर ये आपका ब्लू पिल का बोर्ड इंसर्ट हो जाता है। और ये सारा जो हेडर्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, वही हेडर्स यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं जंपर्स के तौर पे। और वो जो पिन्स के लेबल्स हमने दिखाए थे आपको, वो सारे लेबल्स यहाँ पे लिख दिए गए, ताकि ये जो लेबल्स लिखे हुए हैं ये बहुत रूडिमेंट्री से हैं, ये सिर्फ और बहुत बारीक लिखे हुए होते हैं। ये तो यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, वरना एक्चुअल बोर्ड के ऊपर आप देखें तो ये बिल्कुल चुनने चुनने से लिखे हुए होते हैं, पढ़े ही नहीं जाते। तो ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लियरली लिख दिया कि कौन कौन सी पिन किस किस फंक्शन के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये किया गया कि ये जो कनेक्शंस हैं, ये इन डिवाइसेस के कनेक्शंस जो हैं इनको हमने ओपन छोड़ दिया। और यहाँ पर आप जंपर वायर लगा के जौन से भी IO लाइन के साथ जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लें, ताकि आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक आप इसको कन्फिगर कर सकें। हमने इसको हार्ड एंड फास्ट वायर नहीं किया कि हम ये मेंशन कर दें कि ये डाटा 7 पिन जो है ये इस पिन के साथ जुड़नी है, और ये वाली पिन जो है इस पिन के साथ जुड़नी है। तो फिर वो आप बाउंड हो जाएंगे कि सिर्फ उस प्रोजेक्ट को उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से ये बना हुआ है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी किसी प्रोजेक्ट में आपको ये वाली पिन जो है PA7 के साथ जोड़नी है, किसी प्रोजेक्ट में आपने ये वाली पिन जो है PB5 के साथ जोड़नी है। तो इसलिए हमने इसको ओपन छोड़ दिया है। जो इसकी पावर सप्लाईज हैं उनको कनेक्ट कर दिया है, और ये हमने ओपन एंडेड छोड़ दिया। इसी तरह से इसके ऊपर ये हमारे पास ST7735 की जो TFT कलर डिस्प्ले है, ये उसका इंटरफेस है। इसके साथ आप ये 128 बाई 128 डॉट्स की कलर TFT डिस्प्ले है।
और यहाँ पर ये SPI लिंक के साथ ये इसके कनेक्शंस जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली ये 8 LEDs हैं और ये 8 LEDs की ये कनेक्शन अवेलेबल हैं, इनको आप जहाँ मर्जी कन्फिगर कर लें। ये हमारा प्रोग्रामर इसके साथ अटैच हुआ है। दो हमारे पास पुश बटन्स हैं और ये एक पोटेंशियोमीटर है एनालॉग डाटा जो है वो देने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और ये हमारे पास हेडर है जिसके ऊपर के हम USB टू सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन का जो FTDI का बोर्ड है वो डायरेक्टली यहाँ पे उसकी पिन्स उसी तरतीब से रखी हुई हैं जिस तरतीब से उसकी पिन्स हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और ये USART1 के साथ हार्ड वायर किया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट वायर करने की जरूरत नहीं होगी। अब जिस यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये सीरियल पोर्ट 1 के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसके अलावा ये इसके ऊपर एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी हुई है और इसके ऊपर बैक साइड के ऊपर 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर भी दिया हुआ है, क्योंकि जैसे अब ये LCD आप यूज़ करेंगे, ये LCD यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी पावर कंज्यूम करते हैं। तो जो यहाँ से जो पावर इसको आ रही होगी, अगर आप इसके ज़रिए देंगे या इसके ज़रिए पावर देंगे तो वो पावर इतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो इनकी पावर को रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उसके लिए यहाँ से आपको एक्सटर्नल पावर देनी होती है। एंड समटाइम्स आपने जब आप इसको प्रोग्राम कर लिया तो आप इसको एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपने इसको PC से डिस्कनेक्ट करके रखना चाहते हैं और आप यहाँ से एक्सटर्नल पावर डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी से दे देंगे, तो वो आपका प्रोजेक्ट या स्टैंड अलोन चलेगा बगैर PC की उसके। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें आप ये जंपर वायर्स हैं जो कि LEDs के कनेक्शंस पे लगी हुई हैं, और ये जो है PA0, PA1, PA2, PA3 की पिन के साथ ये जंपर वायर्स अटैच हुई हैं। तो ये LEDs जो हैं ये इन पिन्स को हाई एंड लो करने से ऑन या ऑफ होती रहेगी। तो ये भी वही डायग्राम थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट एंगल से दिखाई गई ये पिक्चर। तो ये हमारा सारा हिसाब किताब था और होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस टॉक को। और इंशाल्लाह आगे अब जब हम चलेंगे तो ये चीज़ें कम अज़ कम क्लियर होंगी, तो उसके बाद हम हमारे लिए थोड़ा सा आगे चलना आसान हो जाएगा कि वो फिर कोई इबहम या कन्फ्यूजन नहीं रहेगी हम इसको डिस्कशन के बीच में। गो कि समटाइम्स हम इन तमाम जो पिक्चर्स हैं इसमें ख़ास तौर पर जैसे जो ये वाली पिक्चर है इसको हम गाहे बगाहे रेफ़र करते रहेंगे और उसको हम देखते रहेंगे। दूसरी बात ये कि एक डाटा शीट जो है वो आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। गो कि अगर हम अ, एक बिगनर लेवल की बात करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये आप देखें कि ये STM32 की ये डाटा शीट है जो कि 116 पेजेस की है। इसमें इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिटेल से लिखे हुए हैं, जो कि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक प्रोग्रामिंग डेटाबेस भी होती डाटा शीट भी होती है जो कि ये रेफरेंस मैनुअल है। ये आप देखें कि ये 1136 पेजेस का है जिसमें इसकी हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि मसलन कि इसकी मेमोरी कैसे है, इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, जनरल पर्पस IO लाइंस उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्तलिफ जो अ, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन है, फिर ये उसके जो मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं और इनकी जो सारी सेटिंग्स हैं, क्योंकि ये लो लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये एक रेफरेंस मैनुअल है। ये आपके पास होना चाहिए, कभी इसको एक्सेस करना पड़ जाता है कि कौन से जो वो है वो कौन से रजिस्टर्स के ऊपर उसमें हमने देने हैं और ये मुख्तलिफ उसके बिट्स हैं हमको कैसे करने हैं। आमतौर पर ये सारी चीज़ें आपका कंपाइलर और जो उसके साथ जो मौजूद लाइब्रेरीज होती हैं वो करती हैं, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं आपको बता दूं कि ये कि जो प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं वो इसको ज़रूर अपने पास रखते हैं और एट टाइम्स रेफर करते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को हम आगे लेके चलेंगे आप और हम एक्चुअली नेक्स्ट टॉक में हम देखेंगे कि इसके लिए जो टूल्स हैं, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आर्डुइनो की और बाकी चीज़ों की, वो कैसे हमने कन्फिगर करनी है। वालेकुम सलाम।